रतन टाटा एक प्रमुख व्यवसायी, परोपकारी और एक प्रसिद्ध व्यक्ति जिनकी सफलता की कहानियाँ पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। टाटा समूह भारत का बहुराष्ट्रीय समूह है जिसकी स्थापना वर्ष 1868 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और ये ऑटोमोटिव, स्टील, सूचना टेक्नोलॉजी, दूरसंचार आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है। श्री रतन टाटा वर्ष 1990 से लेकर 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष और अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम अध्यक्ष रहे। श्री रतन टाटा अपने करियर की शुरुआत से ही दूरदर्शी व्यक्ति हैं और उनके असाधारण कौशल से दुनिया भर की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। श्री रतन टाटा कहते हैं, जिन मूल्यों और नैतिकताओं के अनुसार मैंने जीने की कोशिश की है, उनके अलावा मैं जो विरासत छोड़ना चाहता हूँ वह बहुत ही सरल है कि मैंने हमेशा उस बात के लिए आवाज़ उठाई है जिसे मैं सही मानता हूँ और मैंने यथासंभव निष्पक्ष और न्याय संगत होने की कोशिश की है। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से डिग्री प्राप्त की। वह साल 1961 में टाटा में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। बाद में वह वर्ष 1991 में टाटा के अध्यक्ष बने। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। टाटा ने अपना अधिकांश बचपन भारत में अपने माता पिता के तलाक के बाद अपनी नानी की देखभाल में बिताया। अपने पोस्ट में रतन टाटा बताते हैं कि कैसे उन्हें प्यार हुआ और लॉस एंजलिस में लगभग शादी हो गई। दुर्भाग्य से उन्हें अपनी दादी के खराब स्वास्थ्य के कारण भारत आने के लिए मजबूर होना पड़ा। भले ही उन्हें उम्मीद थी कि उनका जीवन साथी उनके साथ भारत आएगी, लेकिन भारत चीन युद्ध के कारण, भारत में अस्थिरता के कारण उनके माता पिता इसके लिए सहज नहीं थे। इसका मतलब उनके रिश्ते का अंत था। श्री रतन टाटा ने 8वीं कक्षा तक मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की, जिसके बाद उन्हें मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, फिर शिमला के बिशप कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क शहर के रिवरडेल कंट्री स्कूल में पढ़ाई की। जब श्री JRD टाटा ने टाटा के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया और श्री रतन टाटा ने वर्ष 1991 में उनके उत्तराधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। यह खबर कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि रूसी मोदी टाटा स्टील के ओनर, दरबारी सेठ टाटा टी और टाटा केमिकल्स के, अजीत केरकर ताज होटल और नानी पालकीवाल कई टाटा कंपनियों और बोर्ड में निर्देशक थे। जैसे मौजूदा अधिकारियों के JRD टाटा के उत्तराधिकारी बनने की उम्मीद थी। इस खबर से समूह में करवाहट पैदा हो गई और कई लोग इस फैसले से असहमत थे। मीडिया ने श्री रतन टाटा को गलत विकल्प के रूप में ब्रांड किया, लेकिन श्री रतन टाटा ने दृढ़ता और संपन्न के साथ काम करना जारी रखा। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान रिटायरमेंट की आयु निर्धारित की। नीति के अनुसार रिटायरमेंट की आयु 70 वर्ष निर्धारित की गई और वरिष्ठ अधिकारी 65 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे। इसने कर्मचारियों को युवा प्रतिभाओं से बदलना शुरू कर दिया। इसके कारण उत्तराधिकार का मुद्दा सुलझ गया। क्योंकि मोदी को बर्खास्त कर दिया गया, सेठ और केरकर ने आयु सीमा पार कर ली और पालीकर ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर नौकरी छोड़ दी। उत्तराधिकारी का मुद्दा सुलझने के बाद रतन टाटा ने उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित शुरू किया जो महत्वपूर्ण थी। उन्होंने समूह की कंपनियों को टाटा ब्रांड नाम से इस्तेमाल के लिए टाटा सन्स को रॉयल्टी देने के लिए राज़ी किया और व्यक्तिगत कंपनियों को समूह कार्यालय में रिपोर्ट करने के लिए भी कहा। उनके नेतृत्व में समूह ने सीमेंट, कपड़ा और सौंदर्य
प्रसाधन जैसे व्यवसायों से बाहर निकलकर सॉफ्टवेयर जैसे अन्य व्यवसायों पर अपना ध्यान केंद्रित किया और दूरसंचार व्यवसाय में भी प्रवेश किया। इन सभी के दौरान श्री JRD टाटा ने आलोचनाओं के बावजूद एक संरक्षक के रूप में रतन टाटा का मार्गदर्शन किया। आलोचनाओं का सामना करने के बावजूद उन्होंने टाटा समूह की बागडोर संभाली और इसे विश्व संबंधी समूह बना दिया, जिसका 65% पैसा विदेश से आता था। उनके नेतृत्व में समूह का पैसा 40 गुना बढ़ा और लाभ 50 गुना बढ़ा। कारोबार को विश्व संबंधी बनाने के उद्देश्य से टाटा समूह ने रतन टाटा के नेतृत्व में कई राजनीतिक अधिग्रहण किए। इनमें लंदन स्थित टेटली टी को $431 मिलियन में खरीदा, दक्षिण कोरिया की देवू मोटर्स को ट्रक निर्माण इकाई को $102 मिलियन में खरीदा और एंग्लो डच कंपनी कोरस ग्रुप को $11 बिलियन में खरीदना शामिल है। टाटा टी द्वारा टेटली, टाटा मोटर्स द्वारा जैगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील द्वारा कोरस सहित इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को 100 से अधिक देशों तक पहुंचाकर अपने पदचिह्न का विस्तार करने में मदद की। 2015 में रतन टाटा ने टाटा नैनो कार पेश की, जो एक किफ़ायती वाहन है। 5 लोगों की बैठने की क्षमता वाली टाटा नैनो अपनी किफ़ायती और सुविधाजनक होने के कारण लोगों की कार के रूप में जानी जाने लगी। रतन टाटा द्वारा अर्जित लाभ का लगभग 60 से 65% धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान किया गया। उनके उल्लेखनीय परोपकारी योगदानों में शामिल है रतन टाटा ने टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा की विरासत को आगे बढ़ाया। टाटा ट्रस्ट शिक्षा क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा के क्षेत्र में टाटा ट्रस्ट का काम संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। रतन टाटा ने भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बाल स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और कैंसर, मलेरिया जैसी बीमारियों के निदान और उपचार से संबंधित पहलों का समर्थन किया है। उन्होंने अल्जाइमर रोग पर शोध के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान में न्यूरोसाइंस सेंटर को 750 मिलियन भारतीय रुपये का अनुदान भी दिया है। रतन टाटा ने उचित देखभाल, पोषण, पानी, स्वच्छता और बुनियादी सहायता सुनिश्चित करने के लिए सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और भागीदारों के साथ मिलकर काम किया है। ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया इनिशिएटिव TRI टाटा समूह की एक पहल है, जो तीव्र गरीबी वाले क्षेत्रों को बदलने के लिए सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज समूहों और परोपकारी लोगों का साथ सहयोग करती है। रतन टाटा ने प्राकृतिक आपदाओं के समय भी उदार दान दिया है और स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण का समर्थन किया है। रतन टाटा द्वारा 1919 में स्थापित ट्रस्ट विभिन्न क्षेत्रों में वंचितों की भलाई के लिए काम करता है। ट्रस्ट 2 प्रकार के अनुदान प्रदान करता है। सबसे पहला है संस्थागत अनुदान। इसमें बंदोबस्ती अनुदान, कार्यक्रम अनुदान और छोटे अनुदान शामिल हैं। एंड सेकंड वन इज आपातकालीन अनुदान। यह अनुदान आपातकालीन या संकट के समय प्रदान किया जाता है। रतन टाटा से हम सफलता के सबक सीख सकते हैं। रतन टाटा ने लगातार टाटा समूह के भीतर नवविचार और उत्कृष्टता की सीमाओं को आगे बढ़ाने का महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने परिवर्तनकारी बदलावों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अपनी टीम को रचनात्मक रूप से सोचने और निरंतर सुधार के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया है। रतन टाटा हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहे हैं। उन्होंने इसे अपने व्यवसाय के दृष्टिकोण का एक केंद्रीय हिस्सा बनाया है। उन्होंने टाटा समूह को बड़े बदलावों के माध्यम से सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है और नई तकनीकों और बाजार के रुझानों को अपनाने में लगातार तेजी दिखाई है। रतन टाटा कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा ईमानदारी के साथ व्यवसाय किया है
और कर्मचारियों, ग्राहकों और समुदायों सहित सभी हितधारकों का साथ, सम्मान और निष्पक्षता से पेश आए हैं। टाटा समूह के अंदर विश्वास की संस्कृति बनाने के लिए रतन टाटा ने बार बार टीम वर्क के महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने टीम के सदस्यों को सशक्त बनाने और उन्हें चुनौतियों का सामना करने और नवविचार करने की स्वतंत्रता देने में विश्वास किया है। टाटा समूह के भीतर स्थिरता को आगे बढ़ाने में एक नेता के रूप में रतन टाटा हमेशा से ही व्यवसाय के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति सचेत रहे हैं। उन्होंने समूह के कार्बन को कम करने के लिए कई पहल की हैं और पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार उत्पादों और सेवाओं को बनाने का ध्यान केंद्रित किया है। रतन टाटा हमेशा अपनी करुणा और ज़रूरतमंदों की मदद करने की इच्छा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने परोपकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत जैसे विभिन्न कारणों का समर्थन किया है। उनके सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण ने न केवल ज़रूरतमंदों की मदद की है, बल्कि उन्हें कई लोगों का सम्मान और प्रशंसा भी मिली है। रतन टाटा उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करने में विश्वास करते हैं और उन्होंने अपने और अपनी टीम के लिए उच्च मानक स्थापित किए हैं। वे परिणामों की परवाह किए बिना हमेशा सही काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। रतन टाटा का करियर और जीवन यात्रा की दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करती है। उत्कृष्टता, नवविचार और अनुकूलशीलता पर उनके ध्यान ने टाटा समूह की सफलता का योगदान दिया है और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें सम्मान और प्रशंसा अर्जित की है। इसके अतिरिक्त टीम वर्क और स्थिरता पर उनका जोर, साथ ही उनकी करुणा और उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करने की इच्छा सभी के लिए एक आदर्श के रूप में काम करती है। ये सबक न केवल व्यावसायिक नेताओं के लिए, बल्कि दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा रतन टाटा जी पे ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ब्लॉग पे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वंस अगेन।